इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ आप 22 मिनट हमारे साथ बने रहिए, पूरी दुनिया की एक खबर आपके पास होगी। इराक युद्ध में भारतीयों पर संकट गहराता जा रहा है। वहां पर हजारों की तादाद में फंसे भारतीयों पर खतरा मंडरा रहा है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इराक के मोसुल शहर में 40 भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया गया है। ISIS के आतंकियों पर भारतीयों को अगवा करने का शक जताया जा रहा है। इराक में हिंसा के बीच केरल की 44 नर्सें और छात्र तिक्रित शहर में फंसे हुए हैं। बमबारी की वजह से इन सभी को निकाला नहीं जा सका। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो 40 भारतीयों से संपर्क स्थापित नहीं कर सका है, इसलिए खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। इराक में फंसी केरल की नर्सों की सुरक्षित वापसी के लिए केरल सरकार ने कोशिशें तेज कर दी। नर्सें बगदाद से 150 किलोमीटर दूर हैं। सीएम ओमन चांडी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की है। नर्सों को बगदाद तक लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। इराक में बगदाद से पहले आतंकी और सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। आतंकी बगदाद पर कब्जे के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इराक में अमेरिका ने बगदाद में अपने दूतावास की सुरक्षा के लिए 275 सैनिकों की तैनाती कर दी है। वहीं यूएन ने कहा है कि इराक के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक और कैंडिडेट की मौत हो गई। गहनाथ नाम के लड़के की भर्ती दौड़ के दौरान तबीयत खराब हो गई थी, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र सरकार की पुलिस भर्ती परीक्षा में अब तक कुल 5 प्रतिभागियों की मौत हो चुकी है। राज्य भर से 70,000 परीक्षार्थी प्रतियोगी महाराष्ट्र पुलिस की भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सरकार इनके लिए उचित इंतजाम करने में नाकाम रही है। पंजाब के पंचकुला में दीवार ढहने से पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। ये परिवार एक शोरूम की दीवार के सहारे घर बनाकर रहता था। मंगलवार रात करीब 12 फुट ऊंची ये दीवार अचानक ढह गई। घायल बच्चों को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती किया गया है। परिवार बिहार का रहने वाला था और फल बेचने का काम करता था। संसद का बजट सत्र 7 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। बजट सत्र 1 महीने का हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 6 अगस्त को बजट सत्र खत्म होगा। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में संसद सत्र के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 8 जुलाई को रेल, 9 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण और 10 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। दोनों ही बजट को जुलाई अंत तक संसद की मंजूरी दिलवाने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा द्वारा पारित लेखा अनुदान की अवधि जुलाई अंत तक खत्म हो जाएगी। सत्र के पहले हफ्ते में आर्थिक सर्वेक्षण, रेलवे बजट और आम बजट संसद में पेश किया जाएगा। महंगाई से निपटने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल कृषि उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में जेटली ने कहा कि 22 चीजों के दाम बढ़े हैं। सरकार ने राज्य सरकारों से जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बैठक में तय किया गया कि आलू प्याज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए तय हुआ कि मदर डेयरी के बूथों पर इसकी सप्लाई सुनिश्चित की जाए। सरकार सस्ते प्याज की आपूर्ति का जुगाड़ करने में लगी है। दिल्ली में जो प्याज पहले 20 रुपए किलो था, वो अब 23 रुपए हो गया है। मुंबई में प्याज का रेट दोगुना होकर 30 रुपए प्रति किलो हो चुका है। हफ्ते भर पहले 20 रुपए किलो मिलने वाला आलू भी अब 30 रुपए बिकने लगा है। शिमला मिर्च के दाम 20 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो चुके हैं। मटर 40 से 65, फूलगोभी 30 से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। जो पत्ता गोभी हफ्ते भर पहले 10 रुपए बिक रही थी, वो अब 16 रुपए किलो हो चुकी है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल किराए बढ़ाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा रेल किराए में बढ़ोतरी समय की मांग है। खबर है कि सरकार जल्द पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर सकती है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल ढुलाई और सफर का किराया भी बढ़ जाएगा। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि आने वाले समय में महंगाई कम करना प्राथमिकता होगी। पिछले 2 महीनों में महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मई में थोक महंगाई दर 5 महीने के उच्चतम स्तर पहुंचकर 6.01 हो गई। पूर्व सांसदों के मकान खाली करने का आज आखिरी दिन है। लोकसभा सचिवालय ने 265 पूर्व सांसदों को नोटिस भेजकर 18 जून तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए 26 जून तक का समय दिया गया है। 16वीं लोकसभा में 320 नए सांसद जीतकर संसद पहुंचे हैं, जिन्हें दिल्ली में आवास उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्रियों को बंगला उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संपदा निदेशालय की होती है, जबकि नए सांसदों को मकान आवंटित करने की जिम्मेदारी लोकसभा हाउसिंग कमेटी के पास होती है। यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक जोशी पर केंद्र सरकार की ओर से पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था।
राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने कहा न तो उन्होंने इस्तीफा दिया है और न ही देंगे। असम के राज्यपाल जेबी पटनायक ने भी इस्तीफा देने से इनकार किया। पटनायक ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके इस्तीफे के कयास लगने लगे थे। 3 राज्यपालों के इस्तीफे के अलावा 5 और राज्यपालों पर इस्तीफे का दबाव है। खबर है कि पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल, राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट तलवार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायण से भी इस्तीफा मांगा गया है। इसके अलावा त्रिपुरा के राज्यपाल देवानंद कुमार, गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल से भी इस्तीफा मांगे जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नए राज्यपालों की रेस में बीजेपी नेता कल्याण सिंह, वी.के. मल्होत्रा, बलराज टंडन, कैलाश जोशी और केसरीनाथ त्रिपाठी शामिल हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राज्यपालों को खुद ही अपने पद छोड़ देने चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए और राज्यपालों को हटाने के पहले सोचना चाहिए। यूपी में अखिलेश यादव ने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया, जबकि 15 मंत्रियों के विभाग बदल दिए। अखिलेश ने राज्य के मनोरंजन कर मंत्री पवन पांडे को बर्खास्त कर दिया, जबकि बलराम यादव को कैबिनेट कारागार मंत्रालय का भार सौंपा गया। राम गोविंद चौधरी को बेसिक शिक्षा और ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को होमगार्ड के कैबिनेट मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। राजेंद्र चौधरी को राजनीतिक पेंशन और कैलाश को पंचायती राज कैबिनेट मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। मनोज पांडे को विज्ञान प्रौद्योगिकी और इकबाल महमूद को मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। महबूब अली को माध्यमिक शिक्षा का कैबिनेट मंत्रालय मिला है। विजय मिश्रा को धर्मार्थ कार्य के राज्य मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, जबकि राज्य मंत्री फरीद महफूज किदवई को वन, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। वहीं राज्य मंत्री वसीम अहमद को बाल विकास और राजीव सिंह को कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान और समर्थ कार्य का मंत्रालय मिला है। राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा को व्यावसायिक शिक्षा और कैलाश चौरासिया को विकास, पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा मिला। यूपी की अखिलेश सरकार ने 2 हफ्तों के अंदर ही प्रमुख सचिव गृह के पद पर नई नियुक्ति कर दी है। अब ये जिम्मेदारी राकेश बहादुर को दे दी गई है। नए प्रमुख सचिव गृह राकेश बहादुर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं और प्लॉट आवंटन घोटाले के आरोपी हैं। घोटाले के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें पद से हटाने और सीबीआई जांच का आदेश दिया था। मायावती सरकार ने उन्हें 3 साल तक सस्पेंड भी रखा था। मंदाई गैंगरेप कांड के तूल पकड़ने के बाद अखिलेश सरकार ने अनिल गुप्ता को हटाकर दीपक सिंघल को प्रमुख गृह सचिव बनाया था। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का कहना है कि केंद्र सरकार यूपी के हालात पर नजर रखे है और जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने यूपी की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। 19 जून से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा के बजट सत्र के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट चक गंजरिया फार्म पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लखनऊ के चक गंजरिया फार्म में करीब 900 एकड़ जमीन पर आईटीसीटी, कैंसर अस्पताल, प्रशासनिक अकादमी बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। यूपी के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को अब मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। कर्नाटक के बीजापुर में 4 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। बच्ची को निकालने की कोशिश जारी है। बीती रात लुधियाना में एक रेडीमेड कपड़ा और कंबल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 3 मंजिला इमारत आग की चपेट में आ गई। दर्जनों फायर गाड़ियों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के उन्नाव में ट्रेन की चेन पुलिंग के चक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लखनऊ से आ रही आम्रपाली एक्सप्रेस में कुछ लोग चेन खींचकर उतरने लगे, लेकिन दूसरी पटरी पर आ रही टाटा छपरा ट्रेन की चपेट में आ गए। पूरी दिल्ली के शकरपुर इलाके में हाईटेंशन के ब्लास्ट से 2 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। महाराष्ट्र के नागपुर में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से बिजली के खंभे में करंट था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। एमपी के खरगोन में एक तेल टैंकर पलट गया। हादसे के बाद बड़ी मुफ्त के पेट्रोल के लिए लोग मौके पर पहुंच गए। गुजरात के अहमदाबाद के कानपुर रेलवे स्टेशन पर एक एएसआई और कांस्टेबल आपस में भिड़ गए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर ड्यूटी के दौरान चाय नाश्ते की किसी बात पर दोनों में विवाद हुआ, फिर हाथापाई शुरू हो गई। बाद में दूसरे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों को अलग करवाया। इस मामले में एएसआई ने रेलवे पीआई के सामने कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी युवक का मुंह काला कर जूतों की माला पहनाकर घुमाने का वीडियो सामने आया। एक युवती से छेड़खानी के आरोपी युवक को लेकर 5 गांवों की पंचायत बैठी और युवक का मुंह काला कर उसे गांव में घुमाने का फरमान जारी हुआ। युवक के हाथ चेन से बांधकर उसे जूतों की माला पहना दी गई, फिर गांव में घुमाया गया। हैरानी की बात यह है कि छेड़खानी का शिकार लड़की का पिता पुलिस महकमे में था, लेकिन वो मामला पुलिस में ले जाने की बजाय पंचायत में ले गया। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने दुर्बे इलाके में एक बार पर छापा मारकर 28 बार गर्ल्स के साथ 22 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने बार के मैनेजर को भी हिरासत में लिया है। जिया खान मौत मामले में आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में एक शख्स ने अपने दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि आरोपी की बेटी और दामाद के बीच खाने को लेकर कहासुनी हुई थी। बेटी ने बात अपने पिता से बताई थी।
दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बीजेपी के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता की हत्या कर लाश जलाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। कुछ दिन पहले बुजुर्ग का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। माना जा रहा है हत्या में उनका ही हाथ है। यूपी के हमीरपुर में दो सगे भाइयों की सरेआम कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों भाई किसी मामले में रिपोर्ट लिखाने के बाद थाने से लौट रहे थे, तभी गांव के यादव लोगों ने उन पर हमला कर दिया। यूपी के मैनपुरी में तंत्र मंत्र के चक्कर में 4 साल के बच्चे की बलि देने की कोशिश की गई है। तांत्रिक और उसका एक साथी फरार है। शक के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुरानी रंजिश के चलते देर रात जालंधर में एक लड़के की सरे बाजार हत्या कर दी गई। हत्यारों ने तेजधार हथियार से लड़के और उसके साथी पर कई वार किए, जिसमें 18 साल के अर्जुन की मौत हो गई। बिहार के सिवान में हत्या के एक मामले में पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के खिलाफ अहम गवाह को गोली मार दी गई। 2004 में एक ही परिवार के 2 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इस परिवार का तीसरा लड़का इस मामले में गवाह था। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने नशाखुरानी कराने वाले एक लड़के को गिरफ्तार किया है। आरोपी एमबीए का छात्र है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। दिल्ली के नरेला इलाके में दिन दहाड़े एक व्यापारी के अपहरण की कोशिश से हड़कंप मच गया। 4 बदमाश व्यापारी को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान बदमाशों की गोली से उसके ही दोस्त की हत्या हो गई। दिल्ली पुलिस ने 4 करोड़ रुपयों की रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक टीवी सीरियल को देखकर इन बदमाशों ने रंगदारी मांगने का प्लान तैयार किया था। यूपी में आगरा के पास चलती ट्रेन में लूटपाट की वारदात हुई। ट्रेन के कानपुर स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अहमदाबाद से पटना जाने वाली ट्रेन में आगरा स्टेशन के बाद 3-4 बदमाश जनरल बोगी में चढ़ गए और हथियारों के दम पर करीब 20 मिनट तक लूटपाट की। बारिश रुकने के साथ ही उत्तर भारत में एक बार फिर से पारा चढ़ने लगा है। दिल्ली में तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में गर्मी के अलावा उमस ने भी लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दिल्ली में उमस 33 से 59% के बीच है। यूपी में उड़ई 44 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। पंजाब हरियाणा में लोग गर्मी और लू के थपेड़ों से बेहाल रहे। अमृतसर में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में बिजली संकट पर कल घमासान मचा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। उत्तम नगर में बिजली किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बिजली कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। पानी किल्लत को लेकर कांग्रेस ने जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया। दिल्ली में ई रिक्शा बेरोक टोक चलेगी। ई रिक्शा का लाइसेंस अब रद्द नहीं होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ई रिक्शा पर पाबंदी नहीं लगाए जाने का ऐलान किया। गडकरी ने यह भी ऐलान किया कि ई रिक्शा के लिए न तो लाइसेंस की जरूरत रहेगी और न ही परमिट की। सरकार के इस फैसले के बाद अब 650 वॉट तक के बैटरी वाले ई रिक्शा को लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। ई रिक्शा में अब 4 लोगों को एक साथ बिठाने की इजाजत होगी। साथ ही 50 किलो तक के सामान भी ढोए जा सकते हैं। गडकरी ने यह भी ऐलान किया कि ड्राइवर ही रिक्शा का मालिक होगा और रिक्शा खरीदने के लिए 3% ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। दिल्ली में रिक्शे का एनसीडी से 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। आईडी कार्ड भी मिलेगा। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। खबर है कि ये विधायक बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं और लगातार उनसे संपर्क में हैं। हालांकि दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा आम आदमी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की खबरों को खारिज कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा का कहना है कि सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। दिल्ली विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 70 है, लेकिन 3 विधायकों के सांसद बन जाने के बाद कुल सदस्यों की संख्या 67 रह गई है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 3 विधायक सांसद बन गए, जिससे विधायकों की संख्या घटकर 29 हो गई। बिन्नी और रामवीर सिंह शौकीन पहले ही बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में बहुमत के लिए बीजेपी को 3 और विधायकों की जरूरत है। स्पीकर के अलावा इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास 26 विधायक है, तो वहीं कांग्रेस के पास 8 विधायक। आम आदमी पार्टी में तभी टूट हो सकती है जब उसके 2/3 यानी 18 विधायक बागी हो जाए। कांग्रेस के 6 विधायक बागी हुए तभी अलग गुट को मान्यता मिलेगी। आप नेता और पटवर्धनगंज से विधायक मनीष सिसोदिया के गुमशुदा होने के पोस्टर उनके क्षेत्र में चिपकाए गए हैं। पोस्टर में सिसोदिया को ढूंढकर लाने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। पोस्टर जारी करने वाले अजय बालिया ने पोस्टर में अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है। पोस्टर जारी करने वाले का कहना है कि सिसोदिया अपने इलाके के लोगों की सुध लेने नहीं आते। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए ट्रैफिक कांस्टेबल मानाराम के परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
लेफ्टिनेंट जनरल नजीब जंग ने मंगलवार को मानाराम के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सैंक्शन कर दी। आर्थिक मदद के अलावा मानाराम के परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की संभावना की भी तलाश की जा रही है। शनिवार की शाम को जकीरा फ्लाईओवर के पास ड्यूटी के दौरान मानाराम को एक कार ने कुचलकर मार दिया था। दिल्ली पुलिस ने मानाराम की हत्या की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कैंपाकोला सोसाइटी वालों को फ्लैट खाली करने के लिए बीएमसी ने 20 जून तक मोहलत दी है। पहले सोमवार तक फ्लैट की चाबी सौंपने का आदेश था और मंगलवार को जबरन फ्लैट खाली कराने की बात बीएमसी ने कही थी। कैंपाकोला सोसाइटी में अवैध फ्लैटों को गिराने का काम 20 जून को शुरू होगा। सबूत के तौर पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज दोबारा आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है। लालू यादव ने राज्यसभा चुनाव में जेडीयू को समर्थन देने पर चर्चा के लिए कल भी आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई थी। वहीं जेडीयू विधायक दल की बैठक में कल 33 विधायक नहीं पहुंचे। बाकी जेडीयू विधायकों ने लालू से अपील की है कि वो नीतीश का समर्थन न करें। मेघालय और कर्नाटक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मेघालय के आतंकी संगठन के सरगना राफिया संगमा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। संगमा प्रतिबंधित संगठन जीएनएलए का सचिव है। वो पिछले कुछ महीनों से चांदपुरा इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहा था। आतंकी संगठन जीएनएलए हाल ही में मेघालय में एक महिला से रेप की कोशिश की और फिर उसकी निर्मम हत्या के मामले में सुर्खियों में आया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक पीओ के भारतीय नागरिक को भारतीय सेना ने चक्कन बॉर्डर पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के सुपुर्द कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने इसे भारतीय सेना का सद्भावना वाला रुख माना है। बाबा उर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। इस बार उन्हें बाबा उर्फानी के विराट रूप के दर्शन होंगे। बाबा बर्फानी की ताजा तस्वीरें जारी की गई हैं। शिवलिंग का आकार पूरा दिखाई दे रहा है। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू हो रही है। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में कल रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। उड़ीसा पुलिस ने किडनी रैकेट के सिलसिले में विशाखापट्टनम के 7 हिल्स अस्पताल के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक फैले किडनी रैकेट में यह छठी गिरफ्तारी है। 7 हिल्स अस्पताल में फर्जी दस्तावेज के जरिए कई किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी इलाके में खुद को फर्जी मेजर बताकर ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से ठगी किया करता था। झारखंड के रांची में 3 महीने पहले जिस लड़की की हत्या के मामले में 3 लड़कों को सजा हुई थी, वो लड़की कल अचानक लोगों को जिंदा दिखी। स्थानीय लोगों ने लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार का पटना में एक छात्र ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होने से लड़का डिप्रेशन में था। प्रीति जिंटा नसवाड़िया मामले में प्रिंटी का वकील मुंबई पुलिस को आज अपना जवाब सौंप सकते हैं। मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा के वकील से पूछा था कि वो बताएं कि प्रीति कब तक वापस आएंगी। मुंबई पुलिस ने बीसीसीआई से मैच के दौरान दर्शकों की सूची देने को भी कहा ताकि पूरे वाकये का रिक्रिएशन किया जा सके। मुंबई पुलिस ने किंग्स 11 पंजाब के सीईओ फ्रेजर कॉस्टेलिनो को बयान दर्ज कराने को कहा है। साथ ही मुंबई पुलिस ने आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन से भी इस मामले में मदद मांगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रीति जिंटा और नसवाड़िया में डील हो गई है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा के बंगले की आज नीलामी होगी। मुंबई के मालावार हिल स्थित इस बंगले का आरक्षित मूल्य 257 करोड़ रुपए रखा गया। भाभा का यह बंगला फिलहाल राष्ट्रीय मंत्रीय कला केंद्र के संरक्षण में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंगले की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अहमदाबाद में 500 से 1000 महिलाओं का बैच बनाकर महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। गुजरात सरकार के रक्षा सेतु कार्यक्रम के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। गाजियाबाद तक मेट्रो ट्रेन रूट के विस्तार के लिए डीएमआरसी और जीडीए के बीच करार हुआ। स्पाइस जेट ने मानसून ऑफर का ऐलान किया। स्पाइस जेट देश भर में 1999 रुपए में हवाई सेवा शुरू करेगा। इस ऑफर में टिकट की बुकिंग 17 से 19 जून के बीच की जा सकेगी, जबकि यात्रा 19 जुलाई से 30 सितंबर के बीच। बजट से ठीक पहले टैक्सेशन ढांचे में बदलाव की पहल शुरू हो चुकी है। इस कमीशन के मुताबिक अगर आपको टैक्स रिफंड समय से नहीं मिला तो बाजार दर से ब्याज मिलेगा। वेल्थ रिटर्न को इनकम टैक्स रिटर्न में शामिल किया जा सकता है। दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल अब आपको महंगा पड़ सकता है। आरबीआई जल्दी एटीएम ट्रांजैक्शंस के नियमों में बदलाव करने वाला है। नए नियमों के मुताबिक इंटरबैंक ट्रांजैक्शन की संख्या 5 से घटाकर 2 की जा सकती है। आने वाले समय में बढ़ सकते हैं एसी और फ्रिज के दाम। बीई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जारी करने वाला है नई एनर्जी सेविंग रेटिंग। नई रेटिंग्स आने के बाद मार्केट में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी। इसके चलते कीमतों में 10 से 15% का उछाल भी आ सकता है।
भूटान ने चीन को करारा झटका देते हुए उसे अपने यहाँ दूतावास बनाने की इजाजत नहीं दी है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने कहा कि थिम्पू में चीनी दूतावास को इजाजत देने की कोई संभावना नहीं। दरअसल चीन भूटान से कूटनीतिक रिश्ते शुरू करना चाहता है और ये भारत की सबसे बड़ी चिंता है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को लेकर काफी चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की भारत यात्रा पर चीन ने कहा है कि भारत और भूटान के मजबूत होते रिश्ते से परेशान नहीं है।